गीत ने अपने ऊपर झुक रहे राज को जल्दी से खींचा और चुंबन देते हुए कहा, राज कहीं वो न आ जाए। राज ने भी अपने झटके लगते हुए दो चुंबन देते हुए कहा, क्यों टेंशन ले रही हो? अगर आ जाएगा तो उसे भी दफना देंगे। गीत ने चिंतित होते हुए, राज ऐसे कब तक करते रहेंगे? राज, टेंशन न लो, सब हो जाएगा। और दोनों प्रेम प्रसंग में डूब गए और ये कमरे की लाइट्स और देवजा दोनों ही बंद करना भूल गए। साथ ये भी भूल गए कि साथ वाले कमरे का रोशनदान भी इसी कमरे में खुलता है। वहां से भी साफ साफ देखा जा सकता है। उनके प्रतिक्रिया की आवाजें इतनी तेज थी कि सामने आने वाले के पैरों को आवाज भी उन्हें न सुनाई दे। उनकी कामक्रिया को कोई दरवाजे के सुराग से देख रहा था, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी। दोनों निर्वस्त्र एक दूसरे को बेतहासा चूमे जा रहे थे और अपनी उत्तेजना के चरम पर थे। राज गीत के ऊपर से अपने शरीर को गति दे रहा था। गीत, राज प्लीज, अब रहने दो, मैं थक चुकी हूं, मुझसे अब और नहीं होगा। राज ने एक और तेज झटका देते हुए कहा, डार्लिंग अभी मन नहीं भरा है। गीत कराहते हुए, बेबी किसी और दिन मन भर लेना, अब बुढ़िया के आने का टाइम भी हो गया है, न जाने कब आ टपकेगी। राज, हम यार, लेकिन मुझे और प्यार करना था। गीत ने धक्का मारकर अलग करते हुए कहा, चलो अब जाओ भी, बाबा नहीं पकड़े जाएंगे और लग जाएगी हम दोनों के। राज ने अनमने ढंग से उठते हुए शर्ट पहनने लगा। गीत, राज, शाम हो चली थी और राज आज न तो दोपहर का खाना खाने आया था और न ही अभी तक आया। यादराम ने चिंता जताते हुए कहा। दिव्या ने भी यही बात दोहराई। हाँ बाबूजी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खाने के नाम पर 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते। राज भैया, यादराम ने दिव्या से कहा, उसको फोन करके पूछना ऐसा क्या काम करने लगा है जो नहीं आया। दिव्या ने फोन लगाया तो पता चला उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। यादराम ने परेशान होते हुए कहा, दोबारा लगाओ, हो सकता है नेटवर्क न हो। दोबारा भी वही नंबर नहीं लगा। यादराम ने दिव्या से कहा, तुम खाना खा लो, मैं देखता हूँ बाहर कहीं। दिव्या खाना खाने ही बैठती है, तब तक उसके फोन पर शाम का फोन आ गया और दोनों बातें करने लगे। दिव्या, हेलो श्याम। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? घर वालों ने कुछ कहा तो नहीं? दिव्या, मैं ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा फटकार तो लगी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। श्याम, थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ होगा और हंसाने लगा। दिव्या, इसमें हंसाने वाली क्या बात है? श्याम, अरे कुछ नहीं। और तो फिर अब कब का प्लान है? दिव्या, धत्त, हर वक्त वही सब नहीं करना। श्याम, हर वक्त कौन कर रहा है? दिव्या, यार थोड़ा टेंशन है। श्याम, क्यों, क्या हुआ? दिव्या, आज भाई घर नहीं आया सुबह से। श्याम, आ जाएगा, टेंशन न लो। दिव्या, देखते है और अब फोन कट जाता है। इधर मनप्रीत और उसकी माँ को अगले दिन किसी फंक्शन में जाना था, इसलिए सुबह के लिए मनप्रीत पैकिंग कर रहा था। गीत भी उसका साथ दे रही थी। तब मनप्रीत ने नोटिस किया गीत कल से कुछ परेशान सी लग रही थी, कुछ डरी डरी सी लग रही थी। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती तब तो और भी डर जाती और कौन है जरूर पूछती थी। मनप्रीत ने इस बात को कई बार नोटिस किया, लेकिन उसने उससे नहीं पूछा। वो खुद से जानना चाह रहा था। पैकिंग हो जाने के बाद दोनों बिस्तर पर पहुंच
गए तब मनप्रीत ने पूछा, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? गीत ने कुछ नहीं बताया। बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी। मनप्रीत ने गीत को गाल पर एक चुंबन देते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो। गीत ने भी चुंबन से उत्तर देते हुए न में उत्तर दिया, मनप्रीत कि जिम्मेदारी हमारी है और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। गीत, तभी तो हम अब आपसे ही सर्विस लेने का इरादा बना चुके हैं। राज ने अब तक गीत के बदन से लगभग सारे कपड़े निकल दिए थे। अब गीत अर्धनग्न अवस्था में थी। राज अपने होठ गीत के बक्षस्थल के पास ले जाकर बोला, पहले यहाँ की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। गीत, आप जो करना चाहते हैं करो, हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। राज ने भी आश्वासन दिया, फिक्र न करे, यहाँ सब हो जाएगा। दोनों की उत्तेजना लगभग चरम पर थी। तभी राज के फोन की घंटी बजी। उसने फोन पर बात की और गीत से बोला, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी है। गीत ने उसे कस के पकड़ा और कहा, ऐसे स्थिति में छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं आग में तप रही हूँ। राज, डियर, इट्स अर्जेंट प्लीज। गीत का अब दिमाग घूम गया और बोली, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। राज वहां से चला जाता है। गीत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद गीत कमरे से बाहर आई तो उसके होश ही उड़ गए। ये क्या? घर के बरामदे में राज खून से लथपथ पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके सर से खून की नदियां बह रही थी। अगर उसे 2-4 मिनट और अस्पताल न ले जाया गया तो उसका दम ही निकलने वाला था। गीत ने आनन फानन में उसे पानी दिया और उसे पूछने लगी, किसने मारा है तुम्हें? कुछ तो बोलो। साथ ही साथ अब वो डरने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब वो पुलिस केस में फंसने वाली है। लेकिन राज अब बोलने की स्थिति में नहीं था। गीत ने फिर से दोहराया, किसने किया ये सब? मैंने किया है। ये आवाज गीत के कानों में गई। तुरंत उसने सर ऊपर करके देखा। गीत, तुम दीप, तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दीप, हाँ था, कमीना दोस्त साला। दोस्ती के नाम पर कलंक था। गीत, क्यों? ऐसा क्या किया इसने? ये सीधा साधा इंसान था। दीप, सीधा कह रही हो तुम? इसे कमीना था। मैं जिसे भी पसंद करता था उसे ही अपना शिकार बना लेता था। गीत, मतलब? दीप गिड़गिड़ाता हुआ, गीत, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने ही तुम्हारे बारे में राज को बताया था। तभी से साले ने तुम्हें मुझसे अलग किया और तो और मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। यही हाल होना चाहिए था। गीत, क्या कहे जा रहे हो? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दीप, गीत, समझने की कोशिश करो। गीत, प्लीज इसे यहाँ से हटवाओ, वरना हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। दीप, हाँ, तुम मेरी हेल्प करो, मैं इसे अभी ठिकाने लगा दूंगा। गीत, जो भी करो जल्दी करो। दीप, घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। गीत, क्या? दीप, जो काम राज ने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करने दोगी? गीत, अभी ये बात करने का सही वक्त नहीं है। दीप, ठीक है। और दोनों लगभग जिंदा राज को ठिकाने लगाने की कसमकस में लग गए। मनप्रीत के घर के पीछे झाड़ ही झाड़ थे। दोनों ने दीवार कूदकर उन्हीं झाड़ियों में राज
का दफन कर दिया। अब दीप ने गीत को उस बात को किसी को न बताने के लिए कहा। गीत ने भी हामी भर दी। फिर दीप ने गीत से चाय की मांग की। गीत ने दीप को चाय बना के दी। दीप ने गीत से उस अधूरे काम के बारे में बात की तो गीत ने कल आने को कहा। आज मेरा अब मूड नहीं है का बहाना बना दिया। अब दीप चला जाता है। अब गीत जल्दी से कपड़े पहनकर गुरुद्वारे में पहुंच जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उपस्थित थी। गीत की उपस्थिति देख उसकी सास मन में बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, बेटा तुम कब आ गई? गीत, मैं तो बहुत देर से यही हूँ। कब से लंगर भी कर लिया? अच्छा है, ठीक से घूमो। गीत का गुरुद्वारे जाने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। मनप्रीत घर पहुंचा तो देखा घर में कोई नहीं है। वो गीत को ढूंढने लगा। जब नहीं दिखी तो उसने कॉल किया, कहाँ हो? गीत, मैं तो माँ के साथ यहाँ हूँ। ओह, फिर ठीक है, मैं भी आता हूँ। और मनप्रीत भी वहीं पहुंच गया और सब लोग एक साथ हो गए। इधर रात भर दिव्या घर न आने पर उसका घर पर बवाल मच गया था। उसे उसके भाई बंटी ने खूब लताड़ा। किसे पूछ कर रुकी थी तू वहां बगैर? इस तरह का सोशल ड्रामा हो रहा था। वो बैठी रो रही थी। यादराम ने फिर दोनों को समझाया और मामला शांत किया। दोपहर का समय था। यादराम ने कहा, आज इतना टाइम हो गया, ये राज अभी तक खाना खाने नहीं आया। बंटी आएगा कैसे? बाहर मुंह मारने से फुर्सत हो तब न। यादराम, लगता है अब इसका ब्याह करना पड़ेगा। लड़का बड़ा हो गया है और पारिवारिक बातों में व्यस्त हो गए। शाम हो चली थी और राज आज न तो दोपहर का खाना खाने आया था और न ही अभी तक आया। यादराम ने चिंता जताते हुए कहा। दिव्या ने भी यही बात दोहराई। हाँ बाबूजी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खाने के नाम पर 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते। राज भैया, यादराम ने दिव्या से कहा, उसको फोन करके पूछना ऐसा क्या काम करने लगा है जो नहीं आया। दिव्या ने फोन लगाया तो पता चला उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। यादराम ने परेशान होते हुए कहा, दोबारा लगाओ, हो सकता है नेटवर्क न हो। दोबारा भी वही नंबर नहीं लगा। यादराम ने दिव्या से कहा, तुम खाना खा लो, मैं देखता हूँ बाहर कहीं। दिव्या खाना खाने ही बैठती है, तब तक उसके फोन पर श्याम का फोन आ गया और दोनों बातें करने लगे। दिव्या, हेलो। श्याम, हेलो डार्लिंग, कैसी हो? घर वालों ने कुछ कहा तो नहीं? दिव्या, मैं ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा फटकार तो लगी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। श्याम, थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ होगा, और हंसाने लगा। दिव्या, इसमें हंसाने वाली क्या बात है? श्याम, अरे कुछ नहीं। और तो फिर अब कब का प्लान है? दिव्या, धत्त, हर वक्त वही सब नहीं करना। श्याम, हर वक्त कौन कर रहा है? दिव्या, यार थोड़ा टेंशन है। श्याम, क्यों, क्या हुआ? दिव्या, आज भाई घर नहीं आया सुबह से। श्याम, आ जाएगा, टेंशन न लो। दिव्या, देखते है। और अब फोन कट जाता है। इधर मनप्रीत और उसकी माँ को अगले दिन किसी फंक्शन में जाना था, इसलिए सुबह के लिए मनप्रीत पैकिंग कर रहा था। गीत भी उसका साथ दे रही थी। तब मनप्रीत ने नोटिस किया गीत कल से कुछ परेशान सी लग रही थी, कुछ डरी डरी सी लग रही थी। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती तब तो और भी डर जाती और कौन है जरूर पूछती थी। मनप्रीत ने इस बात
को कई बार नोटिस किया, लेकिन उसने उससे नहीं पूछा। वो खुद से जानना चाह रहा था। पैकिंग हो जाने के बाद दोनों बिस्तर पर पहुंच गए। तब मनप्रीत ने पूछा, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? गीत ने कुछ नहीं बताया। बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी। मनप्रीत ने गीत को गाल पर एक चुंबन देते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो। गीत ने भी चुंबन से उत्तर देते हुए न में उत्तर दिया। मनप्रीत ने भी अब 2-4 चुंबन और दे दिए और गीत को अब उसने अपनी बाहों में भर लिया और उसके ऊपर प्यार से हाथों को सहलाने लगा। और धीरे धीरे गीत भी अपने आप को मनप्रीत के प्रति समर्पण करने लगी थी। मनप्रीत भी गीत के कोमल उरोज का स्पर्श महसूस कर मदहोश होने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ हरकत में आने लगे और गीत के स्तनों को सहलाते हुए उसने गीत के कपड़े उतर दिए। कुछ ही देर में दोनों निर्वस्त्र हो चुके थे। आज काफी दिनों बाद गीत मनप्रीत की होने जा रही थी। ज्यादातर दोनों में मनमुटाव ही देखने को मिलता था। आज मनप्रीत अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहता था, न कि पुराने मनमुटावों पर। इसलिए मनप्रीत ने जी भर के प्यार किया। गीत भी आज मनप्रीत के प्रति नरम दिख रही थी। उसने भी मनप्रीत का भरपूर साथ निभाया। मनप्रीत को आज अपने तरीके और अपनी पसंद का संबंध बनाने के हरी झंडी मिल चुकी थी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, इसके कोई खास वजह थी या फिर क्या था, ये तो गीत को ही पता होगा, क्योंकि गीत को मनप्रीत का संबंध बनाने के तरीके कभी पसंद नहीं आए थे। लेकिन आज वो उसके तरीकों से कोई ऐतराज नहीं कर रही थी। लेकिन ज्यादा पीड़ा होने की वजह से वो तेज तेज आवाजें निकल रही थी। मनप्रीत अपने काम में व्यस्त था। उसके पास वाले ही कमरे में उसी बहनें अमन और सोनम लेटी हुई थी। सोनम को नींद नहीं आ रही थी तो उसे कुछ सुनाई दिया तो उसने कमरे की खिड़की से झांका और देखा तो उसे भी कुछ अजीब सा लगा। सोचने लगी, भाई अनैतिक संबंध बनाने में क्यों जोर दे रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद सोनम आकर अमन के पास लेट गई। जब वो अमन के पास लेटी तो अमन भी जग रही थी। अमन देख ली श्याम लीला। सोनम थोड़ा डर सी गई। क्या तू अभी जग रही है अमन? ऐसी अश्लील आवाजों के साथ कौन सो सकता है? सोनम मुस्कराने लगी। तो सोने का बहाना क्यों बना रही है अमन? बहना नहीं, कोशिश कर रही हूं सोने की। सोनम, तो आ रही है नींद? अमन नहीं। सोनम, तो फिर? अमन फिर क्या? कुछ नहीं। सोनम, चल देखेंगे। अमन क्या? अब क्या देखेगी? जो होना था वो हो गया। सब शांत हो गए। सोनम धत्ता मैं उन्हें देखने की बात नहीं कर रही। अमन तो? सोनम मोबाइल में फिल्म चला के दिखती हुए बोली। अमन आंखें तरेड़ते हुए, धत तेरे की तेरे पास कहां से आ गई ये फिल्म? सोनम मुस्कराते हुए, किसी को बताओगी तो नहीं? अमन नहीं। सोनम मेरी फ्रेंड ने और अकेले में देखने के लिए बोला है। अमन फोन लेते हुए ला दिखा। अब दोनों मोबाइल में फिल्म देखने में व्यस्त हो गई। फिल्म अश्लील थी इसलिए दोनों के अंदर भाव जागृत होना स्वाभाविक था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में चिपक कर सो गई। सुबह पहले ही गाड़ी से मनप्रीत और उसकी मां चले गए। घर पर अमन, सोनम और गीत रह
गई। अमन और सोनम भी कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। अब गीत अकेली रहने वाली थी। वो उनके लिए खाने की तैयारी में जुट गई। तभी सोनम ने कहा, भाभी जी मैं हेल्प कर दूं। गीत सोचने लगे, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकलने लगा। जो कभी बात नहीं करती वो आज हेल्प के लिए पूछ रही है। सोनम, क्यों, झटका लगा क्या? गीत, नहीं, ऐसे झटके तो रोज खाती हूँ। सोनम, अच्छा जी, कैसे खाती हो? गीत, जैसे रात को तुमने देखा खिड़की से झांक कर। सोनम अब चुप थी। गीत ने दोहराया, अब लगा न झटका, इसे कहते हैं झटका लगाना, समझी? अभी बच्ची हो। सोनम, हम्मा, वो तो है। गीत, तो और बताओ, बीएस झटके बारे में जानना है या कुछ और? सोनम, कुछ और क्या? क्या बताओगी? गीत, मैं तो बहुत कुछ सीखा दूंगी आज। पहले बार गीत और सोनम की बात हुई। बात ही नहीं बल्कि दोस्ती भी हो गई थी। सोनम ने गीत से रात के बारे में बड़ी उत्सुकता से सारी बातें जानी। फिर बोली, भैया ऐसा क्यों करते हैं? गीत ने कहा, उन्हें ऐसा ही अच्छा लगता है। और बातें होती रही। इधर राज रात भर न तो घर आया और न ही उसका नंबर लग रहा था। बहुत पूछताछ करने के बाद भी कुछ न पता चला। बंटी ने दीप को भी कॉल किया तो दीप तुरंत दौड़ा चला आया, ऐसे जताने लगा जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। उसने मिलकर बंटी के साथ बहुत खोज करवाई, लेकिन राज का कुछ पता न चल सका। दीप ने बहुत पहले ही ठान लिया था कि वो राज से बदला लेगा, लेकिन ऐसा बदला लेगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। यादराम जी ने दीप से पूछा, तुम तो रोज मिलता था, तुम्हारा तो दोस्त था, तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो तब दीप ने याद करते हुए बताया, हाँ, एक दिन बोल तो रहा था कि किसी लड़की को भगा के ले जाएगा और घर वालों को बताएगा भी नहीं। यादराम, घरवालों को क्यों नहीं बताएगा? आखिर हम क्या उसके शादी के खिलाफ थोड़े थे? हमें तो उसने कभी बताया तक नहीं। कौन लड़की है दीप? ये तो मैं नहीं जानता। बंटी, चलकर एक बार उसकी ऑफिस में भी पता करना चाहिए। दीप, हाँ, चलो उसकी ऑफिस चलते हैं। दीप, बंटी और यादराम तीनों मिलकर राज की सिटी केबल ऑफिस में गए। वहां जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि वो ऑफिस से किसी गीत नाम की महिला के यहाँ केबल ठीक करने गया था। उसके बाद कुछ पता नहीं है, वापस नहीं आया। नई नंबर लग रहा है। अब बंटी समझ चुका था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने राज को गीत के घर की दीवार कूद कर आते हुए भी देखा था। बंटी ने अपनी स्कूटी उठाई और सीधा गीत के यहाँ जाने लगा। इतने में दीप ने गीत को कॉल करके बताया कि उसके घर बंटी पूछने आएगा, तो कुछ न बताए और कह दे यहाँ। तो केबल ठीक करके तुरंत चला गया था। फिर उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। यादराम और बंटी दोनों गीत के घर पहुंचे तो देखा गीत और सोनम घर पर है। तो बंटी ने अंदर आने के लिए पूछा। गीत घबरा तो गई, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और उन्हें पानी के लिए पूछा। फिर बंटी ने पूछा, कल राज यहाँ आया था? गीत, हाँ, केबल सही करने आया तो था। क्यों, क्या हुआ? यादराम, बेटा वो कल से गायब है, पता नहीं है उसका कहीं भी। गीत, अरे कल तो आया था, सही करके भी गया था, फिर कहाँ गया होगा? बंटी ने जोर देते हुए पूछा। देखो, आपको कुछ पता हो तो बता दीजिए, वरना बुरा होगा। गीत बड़े ही विनम्र भाव से, भला मुझे क्या पता होगा?
फिर वो लोग वहां से चले गए और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां राज की गम हो जाने की खबर दी। पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो खोज शुरू कर देंगे। पुलिस ने राज का फोन नंबर और फोटो और संदिग्ध लोगों के नाम की सूची मांगी। वो सब बंटी और दीप ने मुहैया कराया। पुलिस अपना यादराम और बंटी अपने घर चले गए थे। दीप सीधा गीत के घर पहुंचा तो तब गीत अकेली थी। उसने गीत को बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। गीत, तुम अपने ध्यान के चिंता है, मुझे यहाँ डर से फटी पड़ी है। दीप, फटी तो सबकी है। और उसने गीत को पकड़ के गले लगाने की कोशिश की, लेकिन गीत अनमने ढंग से उसके गले लग गई। दीप, चलो आज मूड बनाए। गीत, देखो, जब तक मामला नहीं खत्म होता मुझे कुछ नहीं करना। दीप, देखो, ज्यादा भाव मत खाओ, मेरा दिमाग मत सटकाओ। उसके साथ खूब करती थी। गीत, देखो दीप, तुम परिस्थिति नहीं समझ रहे हो। दीप, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगर किसी और को भी दफनाना पड़ा तो वो भी करूँगा, लेकिन तुम दिक्कत नहीं होगी। गीत, ठीक है, अब तुम जाओ, आज घर पर सोनम है, इसलिए चले जाओ, तुम्हें मैं बुला लूंगी। दीप चला जाता है। पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल गया कि राज की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रोशनी है और कई दिनों से राज का उससे झगड़ा चल रहा था। दोनों को एक हफ्ते पहले झगड़ा करते हुए देखा गया था और उसका एड्रेस भी दे दिया। पुलिस ने उसका नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि वो पुलिस की हेल्प करना चाहता है। पुलिस ने तुरंत बताए हुए पते पर जाने का फैसला किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा एक बहुत ही व्यस्त इलाके में छोटे छोटे से माकन है। वहां पते पर पहुंचने पर देखा एक बहुत ही पुराने माकन में, जहां लगभग आधा गिरा हुआ मकान है। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर गए तो देखा एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है। उसका खून किया है किसी ने, देखने से ऐसा लग रहा था, लेकिन उसके एक हाथ में चाकू था जो कि तेज धार वाला था और दूसरे हाथ की नस कटी हुई है जिससे खून बह रहा था। और दूसरी तरफ एक नोट्स पड़ा था, उसमें लिखा था, मैं अब और नहीं जी सकती, आई लव यू राज। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनाने वाली थी और तुम्हें ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा खून तो कर दिया, लेकिन मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाई और मैं इस कलंक के साथ नहीं जीना चाहती थी। लव यू, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। वेट एम्बुलेंस को लाने के लिए फोन किया और इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को खबर की। लड़की की लाश को एम्बुलेंस में रखकर पुलिस उसे ले गई। पुलिस अभी राज के बारे में खोजबीन ही कर रही थी कि ये गुत्थी और भी उलझ गई। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह सोचने लगा, राज के घर वालों ने तो उसकी गुम होने की खबर दी थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकल रहा है। क्या राज को इस लड़की ने मारा होगा और फिर खुद को खत्म कर लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर खुद को ही मरना था तो राज को क्यों मारा? मुझे तो पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। पुलिस यादराम और उनके घर वालों को बुलाया और उस लड़की की लाश दिखाई और पूछा, क्या आप जानते हो इस लड़की को? यादराम, नहीं,
हमने तो कभी देखा तक नहीं इस लड़की को। पुलिस इस लड़की ने दम तोड़ने से पहले ये नोट लिखा है, इसमें अपने और राज के संबंध होने की खबर दी है और खुद को राज की बच्चे की मां बनाने वाली बता रही है, और फिर इसने खुद को और राज को धत्म कर दिया है। यादराम ने इतना सब सुनते ही सोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगा, अगर ऐसा था तो कम से कम एक बार हमें तो बताना चाहिए था। हम कौन सा उनको घर से निकाल रहे थे। और जोर जोर से रोने लगा। अब ये बात लगभग हर जगह फैल चुकी थी कि राज और उसकी प्रेमिका दोनों निपट चुके हैं, तो लोगों में सनसनी फैल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये खबर फैली तो दीप को सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि अब तो मतलब ही नहीं बनता कि उस पर किसी का शक जाएगा। उसने खुश होकर गीत को कॉल लगाया और उसे बोला कि अपना काम हो गया है, अब हम पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी चल सफल हो गई है। गीत को भी अब चैन में चैन आया। दीप आज तो प्रोग्राम बनाना चाहिए। गीत आ जाओ। दीप जल्दी से एक दो बियर को बोतल खरीदी और निकाल पड़ा गीत के घर की। और उस समय गीत घर में अकेली थी, क्योंकि अमन और सोनम कॉलेज जा चुकी थी। जब दीप गीत के घर पहुंचा तो गीत बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसके बदन पर केबल तौलिया ही लपेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए सरसों के खेतों की तरह लहरा रहे थे। दीप ने दरवाजा खटखटाया। गीत समझ चुकी थी कि दीप ही होगा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दीप के हाथों के बियर की बोतल थी। गीत, ये सब क्यों? दीप बोतल एक तरफ रख कर गीत को बाहों में भाते हुए, डार्लिंग ये हमारे लिए। गीत, नहीं, मैं ये सब नहीं करती। दीप, आज हमारी दोस्ती की शुरुआत का पहला दिन है, इसलिए ये करना पड़ेगा। और एक होठों पर चुंबन दिया। गीत, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, बाकी कुछ भी कर लो। दीप ने खुश होते हुए गीत को अपने हाथों में उठा लिया और बेइंतहा चूमता हुआ उसे बिस्तर पर ले पहुंचा। दीप को गीत को निर्वस्त्र करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गीत तो पहले से ही निर्वस्त्र थी। उसके तन पर केवल एक तौलिया ही लपेटी हुई थी। दीप ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो गीत ने उसे रोका और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से अपना काम निपटाओ। दीप ने फिर बियर की बोतल उठाई और 2 गिलास मंगाए। दोनों ने फिर मिल कर बियर घटकाई। अब दोनों को नशा हो चुका था। गीत ने पूछा, अबे चूतिए, तूने राज को क्यों टपकाया? दीप, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए बातें ही करती रहोगी या फिर मेरा काम भी करोगी? गीत हंसने लगी और बोली, चल आज तेरा काम ही कर देती हूँ। उधर बंटी को कुछ सूझा तो वो उसी जगह पहुंचा जहां उस लड़की की लाश मिली थी। तो उसने वहां जाकर कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस घर में तो कोई बरसों से नहीं रहता। हाँ, कभी कभी कुछ लफंगे दारू बाजी करने यहाँ आया करते हैं, साथ में लड़की भी लाते हैं। उन्होंने बताया कि ये जगह किसी पैसे बालों की है, वो यहाँ रहते नहीं है, तो ये ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। फिर उसने दीप का फोटो दिखा के पूछा, क्या कभी इसको अपने यहाँ देखा हो? तो उस आदमी ने बताया, हाँ, इसे तो कभी यहाँ देखा जा सकता है। अब बंटी की समझ में सब कुछ साफ होता चला गया। अब बंटी और भी जानकारी जुटाने में लग गया और साथ ही साथ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। इधर दीप ने भी अपना काम निपटा लिया था। अब शाम को दीप अचानक
से शेरा से मिला और बोला तुमसे कुछ खास बात करनी है। शेरा बोला बताओ क्या बात करनी है। दीप मैंने सुना है तेरी मासू का और नौकरी दोनों छीन ली है किसी ने। शेरा तुम्हें कैसे पता। दीप मुझे सब पता है। शेरा अब क्या चाहते हो। दीप कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो जड़ ही काट देता। और दीप चला जाता है। अगले दिन सुबह गली के कोने वाले घर के चबूतरे पर भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। घर की कुछ औरतें गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। कुछ लोगों से पूछ ताछ के बाद पता चला कि श्याम की किसी ने रात को हत्या कर दी है। किसने की है, इस सवाल का जवाब तो भगवान जाने। एल पुलिस अपना काम कर रही थी। एल पूछताछ का दौर चल रहा था। एल किसी ने बताया विल्लू के यहाँ सिलाई का काम करता था। एल पुलिस ने विल्लू को तलब किया तो जानकारी मिली कि कल काम पर नहीं आया था। एल ना आने का कोई कारण तो नहीं बताया। एल पुलिस ने फिलहाल विल्लू को जाने दिया। एल इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज करने को कहा है।